वेरी गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरे पास, मान लो अगर मैंने बनाया कि मेरे पास एक एल्वलाई है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक एल्वलाई है, ठीक है, तो एल्वलाई पे आप लोग जानते हैं गैसेस एक्सचेंज होता है, यू नो इट। तो अगर मेरे पास एल्वलाई पे गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसके आसपास के यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, और ये कैपिलरीज के पास सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, आरबीसी। कैन वी से दैट? एक रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास आरबीसीज होते हैं, तो देखो तुम लोग जानते हो डिफ्यूजन के थ्रू जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो हाई होता है और यहाँ पे कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो कौन से प्रोसेस से वो डिफ्यूज हो जाएगा? मैंने अभी खुद ही बोल दिया वैसे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा ना प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो आप लोगों को क्या याद रखना है कि हमारे पास ना ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, तो ये जो लेयर है ये यहाँ पे, तो इसको तो हम बोलते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलर एपिथेलियम, एपिथेलियल की लेयर पड़ी थी ना चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 5, 6, 7 के अंदर पड़ी थी, राइट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एल्वियोलर एपिथेलियम ये हो गया हमारे पास। ऐसी अगर मैं ये वाली लेयर की बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये जो लेयर इसके पास है, ये कौन सी लेयर मानी जाएगी? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। और ऐसी यहाँ पे इसके अंदर वाली ये जो लेयर है, ये वाली, ये इसके बीच में एक तरह से बोल सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपने आप में? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जो आप एल्वलाई की लेयर देख पा रहे हो, ठीक है, एल्वलाई, और ये जो मेरे पास है ये जो ब्लड वेसल्स है, तो इनके बीच में एक तरह से आप मान सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं अपने आप में? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को येलो येलो लाइन से शो करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखा जाए तो जब गैस एक्सचेंज हो रही है, तो जो गैस एक्सचेंज हो रही है उसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व है? अगर सब गैस, लेयर्स इन्वॉल्व है। 3 लेयर ना, उन तीनों के क्या क्या नाम है? Alveolar epithelium, basement membrane and endothelium blood vessel. हाँ, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो इनके बीच में से ये मेरे पास मेनली क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। और ये आप लोग जानते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमारे पास क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये ऑक्सीजन गैस तो अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो अगर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ चली जाएगी? इस एल्वेलाई के पास, राइट? Yes, sir. तो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो यही तो हमें चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज हो जाए। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो यू विल से एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी दो गैसेस का होता है? Oxygen, carbon dioxide. ठीक है, और कौन से प्रोसेस से होता है? Diffusion. बट क्या हमारी इतनी बड़ी बॉडी के लिए डिफ्यूजन इज सफिशिएंट? No, sir. सो विच लेयर वी हैव टू फुलफिल द नीड? If Still, diffusion is insufficient, so obviously we need something else. What is it? sir, hemoglobin में फिर oxygen Very जाता good. So RBC contain a pigment which is called hemoglobin, and hemoglobin has the high affinity towards the oxygen. हेमोग्लोबिन को बहुत प्यार है किससे? ऑक्सीजन से। जैसे वो ऑक्सीजन कहता है कि इधर आओ, और वो क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। Yes, sir. और फिर वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन लेके फिर वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? सो इफ आई आस्क यू रिया अग्रवाल, रिया चक्रवर्ती, Yes, sir. can you hear? Can you just tell me the diffusion membrane is made up of how many layers? Just अभी सोचो, just
तो मैं क्या कह रहा था, so I was saying the diffusion membrane is made up of mainly 3 major membranes, right? तो 3 major layer कौन कौन से, can we see the squamous epithelium of this alveoli? ये जो ऊपर मैंने बनाई है कंप्यूटर जी, प्लीज टर्न ऑन द स्पॉटलाइट, ये वाली लेयर। तो ये वाली जो लेयर है इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये स्क्वैमस की तो लेयर होती है, राइट? Recording is on, so everyone in the meeting can save the thing you share here and can share them with app another. ये नया अपडेट आया है क्या? पता नहीं क्या कह रहा है इसने। क्या? ठीक है, कह रहा है तुम भी शीट सेव कर सकते हो कुछ, क्या तुम्हारे पास भी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग करने की? चलो चलो कुछ, ठीक है ठीक है। सेकेंड लेयर हमारे पास हो गई एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेरी, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स और द कैपिलरीज यू कैन से, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या मानी जाती है इनके बीच की लेयर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज लाइंग इन मिडल ऑफ दीज टू layers, alveolar epithelium and the endothelium. Fine, Riya Chakravarti. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो चलो ऑक्सीजन तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये आरबीसी ही ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की, और अगर मैं बात करूंगा कि क्या एक ही तरीका है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है या एक ही तरीका है जो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिसको हमने परसेंटेज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्टिव टिश्यूज होते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, जब भी हम किसी एक गैस की बात करते हैं तो उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है ना वो होता है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड अगर मैं बात करूं मान लो मेरे पास एट्रियल ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एट्रियल ब्लड जो हो रहा है जो हमारे पास आ रहा है तो उसके पास जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, अभी बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी, तो वो मेरे पास है 95 mm ऑफ Hg। तो अब देखो, अब ये ऑक्सीजन अगर लेके जा भी रहा है तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास बॉडी के टिश्यूज हैं, मान लो वहां पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये 40 mm ऑफ Hg है, और जो ब्लड लेके गई थी अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है 95 mm ऑफ Hg। तो ऑब्वियसली ये कहां से कहां मूव करेगा, ये मेरे पास ब्लड वो है जो बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है और ये मेरे टिश्यूज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मेरे टिश्यू से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी या मेरे टिश्यू के अंदर आएगी बाहर से? भाई मेरे इस हाथ को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है ना उसके पास ये प्रेशर है ऑक्सीजन का, और जो मेरे हाथ के सेल्स हैं उसके पास ये प्रेशर है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी? सर ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। ऑक्सीजन इन एंड ले ली, ये जो यहाँ पे आप कैपिलरीज देख रहे हैं ना, तो इस कैपिलरीज से ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट जुड़ा हुआ है, एम आई राइट? ये वाला पूरा का पूरा मेरे बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये कैपिलरीज वाला। तो ये जो कैपिलरीज वाला पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है, तो मानो कि इसके ये ऑक्सीजन रिच हो गया ना, तो जब ऑक्सीजन रिच हो गया तो इसके पास प्रेशर है 95 mm ऑफ Hg। एम ऑफ Hg का मतलब वो प्रेशर की यूनिट जो तुम करते थे 10th क्लास में। अब मान लो मेरे इस वाले हाथ को ऑक्सीजन चाहिए, राइट नाउ मेरे इस हाथ पे ऑक्सीजन कितनी है 40 mm ऑफ Hg, और जो लंग से मेरे पास अब ब्लड आ रहा है कैपिलरीज के थ्रू उसके पास है 95 mm ऑफ Hg। तो क्या होगा, मेरे इस टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी या टिश्यू ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा? और सर मिलेगी ना, ऑफ कोर्स। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा टिश्यू है, इस पे है हमारे पास 40 mm ऑफ Hg, और जो ब्लड आ रहा है खून की नदी बह रही है, और ये कितने ब्लड लेकर आ रहा है, ये कितना ऑक्सीजन लेकर आ रहा है 95 mm ऑफ Hg।
तो ये 40 से 95 की तरफ जाएगा या 95 से 40 की तरफ जाएगा? 95 से 40 की तरफ जाएगा। हाँ, तो यही तो समझा रहा हूँ जब से। Yes. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है ना चीजें। भाई तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तभी तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी, जब कमी नहीं होगी तो क्या ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, जब तक कमी नहीं होगी ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में पहुंचेगी ही नहीं। माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है ना जब वो रोता है, मतलब ऐसे ही पिला सकती है, ऑफ कोर्स आई नो दैट, लेकिन फिर भी। तो इसी तरीके से जब तक तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारे टिश्यूज की जो ऑक्सीजन है, जब तक ये 40 तक नहीं होगी जब तक उसमें ट्रांसफर ही नहीं होगा। होगा कि तुम भी अच्छी ऑक्सीजन लेके बैठे हो, हम भी ऑक्सीजन लेके बैठे हो, तो हम तुम्हें क्या दें? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है। सरकार मुआवजा देती है गरीब लोगों को, लेकिन तुम लोग ने भी फॉर्म भरती है कि नहीं नहीं हमें भी चाहिए, तो क्या सरकार तुम्हें मुआवजा दे देगी? तुमसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तुमने कहा चेरी काउंटी रहते हैं हम। फिर तुम कह रहे, तुमने कहा अजनारा रहते हैं हम। और तुम कह कि हमें बीपीएल कार्ड से वो चाहिए राशन कार्ड, और राशन चाहिए हमें हर महीने, तो क्या सरकार दे देगी तुम्हें राशन? नहीं सर। मतलब दे तो देगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो सरकार दे देती है, लेकिन तुम उसको डिजर्व नहीं करते ना, क्योंकि यू पीपल आर अर्निंग ऑलरेडी वेरी गुड, यू पीपल आर लिविंग इन सोसाइटी। तो तुम्हें क्यों जरूरत है भाई राशन की? राशन की तो बेचारे उन बेचारों को जरूरत है ना जो बेचारे घर में कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिनके 10-10 बच्चे हैं, बेचारों को कुछ खाने के लिए नहीं है, गरीब है बेचारे, झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको जरूरत होती है। ठीक है रिया? Yes, अच्छी। sir. रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर चलो ठीक है। तो ये था हमारे पास, तो ये जो हमने देखा ये किसकी बात है? ये हमारे पास टिश्यूज की बात है, ठीक है। तो ये टिश्यूज के अंदर ऐसा होता है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब बताओ, अगर अगर मैं टिश्यूज की ही बात कर रहा हूँ, तो टिश्यूज में मेरे हाथ में जो टिश्यूज है, तो इसमें CO2 का लेवल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। और जो ब्लड लेकर आया था उसमें वो CO2 का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम। तभी तो CO2 मेरे इस सेल से बाहर निकलेगी। अगर ये मेरे पास, मेरा ये हाथ है, सॉरी मेरा हाथ नहीं है ये तो मान लो ये सानवी का हाथ है मान लो, तो अगर ये सानवी का हाथ है हमारे पास, तो यहाँ पे CO2 कितनी है? तो मान लो ये CO2 है इसके पास, ये 45 mm ऑफ Hg। ऑल्दो CO2 थोड़ी कम ट्रांसपोर्ट होती है। और जो ब्लड है, इस ब्लड के पास कितना है? मान लो 40 mm ऑफ Hg। फिर भी बताओ एक डिफरेंस है या नहीं? CO2 का डिफरेंस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो फिर भी ये ट्रांसपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? तो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन एंटर कर गई। लेकिन डिफरेंस ज्यादा कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन में होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में होता है? Oxygen. ऑक्सीजन में था 40 और 95 का डिफरेंस, और यहाँ पे है 40 और 45 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ये होता है। तो ये याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। रिया चक्रवर्ती, एनी डाउट है? No, sir. तो तुम लोग जानते हो, जब तुम लोग 10th क्लास में, तो तुमने पढ़ा था ना एक हार्ट डबल सर्कुलेशन, तो यहाँ से ऑर्टा गया था, फिर यहाँ से वीना कावा आया था, यस सर। ठीक है। तो ये अब जो जब ये जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो है इस पूरे ब्लड का 95 mm ऑफ Hg, क्योंकि वो लेकर आ रहा है ऑक्सीजन को, इसीलिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे वो है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, तो ये जो लेकर आ रहा है उसमें तो कम ही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेके जाना है उसे। लेकिन जो टिश्यूज की बात होगी उसके पास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड? अभी बताया। अरे 45 mm. 45 mm ऑफ Hg, ठीक है, याद रहेगी प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे पास तरीके से डिफरेंस की वजह से गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। मान लो रिया, अगर तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी 95 mm ऑफ Hg है तुम्हारे टिश्यूज में, तो क्या फिर ये तुमको और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा क्या? नहीं देगा। No, sir. कहेगा ऑलरेडी है तो तुम्हें और क्यों चाहिए? क्या नहीं है, मैं और चाहिए, थोड़ा सेव कर ले आगे के लिए। क्या ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ब्लैक मनी सेव नहीं होती यहाँ पे। अभी है, अभी खुश रहो, बात का बाद में देखेंगे फिर।
तो जिसको कमी होगी सिर्फ उसको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। तो जिस तरीके से अब ट्रांसपोर्ट हमें करवाना है कि किस फॉर्म में हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ध्यान रखें आप लोग। अगर मैं बात ऑक्सीजन की कर रहा हूँ तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। और आरबीसी का बड़ा सुंदर नेम क्या है, एराइथ्रोसाइट्स। तो 90% जो होता है वो एराइथ्रोसाइट की फॉर्म में होता है, और एराइथ्रोसाइट के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो वो क्या बना लेता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारी बॉडी में मैंने बताया था हमारे ब्लड का एक टाइप प्लाज्मा भी तो होता है, जिसमें वाटर्स, आयंस, बहुत सारा लिक्विड, बहुत सारे प्रोटीन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, याद है कुछ? यस सर। तो 3% हमारा प्लाज्मा के रूप में भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो 3% हमारे पास प्लाज्मा के रूप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 97 हमारे पास आरबीसी के रूप में। फाइन प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में तो कुछ था ही नहीं इतना, फिर ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। लेकिन अगर मैं हेमोग्लोबिन की बात करता हूँ तो ध्यान रखना, हेमोग्लोबिन, हेम, हेम का मतलब होता है आयरन। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये ऑक्सीजन एक्चुअली किससे जुड़ती है, ये आयरन के पार्ट से जुड़ती है, मतलब हेम के साथ, ठीक है। तो ये हेम के साथ जुड़ता है, और ये एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल नहीं हुआ तो ऑक्सीजन तो फिर हमेशा के लिए हेमोग्लोबिन की हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं ये जुड़े और फिर बाद में टिश्यू तक पहुंचा दे। तो ये रिवर्सिबल मैनर हुआ या इरिवर्सिबल मैनर हुआ? रिवर्सिबल। Oxygen is binding with the heme part. Heme part means iron. So this is a reversible manner or irreversible manner, Riya? हर्षिता तुम्हें बता दो। रिवर्सिबल। ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है ना ऑक्सीजन, तो इसको क्या फेवरेट कंडीशंस पसंद है? ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो बताओ ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। वेरी गुड। तो हाई प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का, हाई प्रेशर। अच्छा, अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। और ध्यान रखना, ऑक्सीजन जब भी ज्यादा होती है ना, तो आपको ध्यान रखना हमको एसिडिक कंडीशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एसिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए और H+ भी कम होना चाहिए। ये वो कंडीशन है जो कि फेवर करते हैं कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब जुड़ता है? व्हाट आर दी 4 कंडीशन, प्यारी बच्ची? So concentration of hydrogen ज्यादा रहना चाहिए, CO2 का लो होना चाहिए, acidic environment रहना चाहिए, और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। टेम्परेचर ये एग्जाम में आ चुका है, पहले कह रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर दी फेवरेबल, विच इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन। तो इनमें से एक कंडीशन को छुपा के CO2 वाले डाल दी थी, ठीक है। तो हाई O2, PCO2 कम, लेस H+ और टेम्परेचर भी लेस होना चाहिए। मतलब सभी कुछ कम होना चाहिए देखा जाए तो, बस ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पता ही है फिर, इजी कंडीशन है, कुछ है नहीं। किसके लिए? ऑक्सीजन कब हेमोग्लोबिन से जुड़ेगा? ओके। तो जब ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ना है तो ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए ना, तो बाकी सब कम होना चाहिए। तो बस ऑक्सीजन ज्यादा हो, बाकी सब कम हो, चाहे टेम्परेचर, चाहे H+ हो, चाहे CO2, ये सब कम होगा तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ हीमोग्लोबिन। जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वेरी गुड, शाबाश। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अब वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन चुका है। अब जब वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन चुका है, राइट, तो अब वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। अब जब वो हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो बताओ अब उसे ये ऑक्सीजन हमारे पूरे टिश्यूज को देना है, हमारे अलग अलग सेल्स को देना है, राइट। यस सर। तो कंडीशन वही रहनी चाहिए या कंडीशन अलग हो जानी चाहिए?
अलग हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर कंडीशन सेम रही तो फिर तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही रहेगा, और हम चाहते हैं कि अब ये ऑक्सीजन टूट के हमको मिले। भाई जब तो उसने ऑक्सीजन ले ली हमारे एल्वलाई से, अब ये कहीं जाएगा तो, जैसे तुम लोग बस पकड़ते हो, मतलब तुम्हें कसौल जाना है, तुम्हें हिमाचल जाना है, तो हिमाचल की बस में चढ़ गए, उसके लिए कंडीशन अलग थी। तो क्या अब तो हिमाचल की बस में ही रहोगे 24 घंटे, हमेशा No, हमेशा sir. के लिए? अब उतरोगे ना, उतरने के लिए कंडीशन अलग है ना, वहां पे ठंड लगेगी, यहाँ पे गर्मी थी, तो वहां पे ठंड लगेगी, तो वहां की कंडीशन अलग है अब उतरने के लिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। तो अब अगर तुम ऑक्सीजन को डिसोशिएट करना चाहते हो, केमिस्ट्री में पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ मैं शायद डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो अगर तुम इसे डिसोशिएट करवाना चाहते हो, ये टूटवाना चाहते हो, इसको तोड़वाना चाहते हो, तो बताओ O2 ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए बाहर का? कम। कम होना चाहिए, तभी तो ये टूटेगा कि यहाँ पे कमी है मेरी। अच्छा ठीक है, CO2 का लेवल क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये कहेगा कि ओ यहाँ पे तो CO2 है, हम देखते हैं। H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। High. और टेम्परेचर, ज्यादा। High. सारी कंडीशन उल्टी कर दो। उल्टी का मतलब ऐसे उल्टी कर दो, वैसे उल्टी मत मारना। तो ये हमारे पास है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए, राइट एवरीवन? तो जब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जुड़ना होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, बाकी सब कम होता है। लेकिन जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन को डिसोशिएट होना होता है तो CO2 कम हो जाता है टिश्यूज में, और CO2 ज्यादा, हाई टेम्परेचर, हाई H+ है, तो उससे वो टूट जाएगा और वो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, राइट? और आपको पता ही है एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 10th क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, ठीक है Yes, बच्चे? sir. पक्का श्योर? Yes, sir. ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। कोई डाउट है रिया, सानवी, हर्षिता? No, sir. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब? Carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वलाई से टिश्यूज में आ रहा है या टिश्यूज से एल्वलाई तक लाना है? Tissue से alveoli. बस यही लाना है ना, क्या उल्टा भी करवाना है? नहीं, नहीं सर. क्या करवाएंगे, बस अब टिश्यूज से हमें लंग्स यहाँ तक पहुंचाना है, लंग से फिर हम खुद ही बाहर निकाल देंगे। अब CO2 के 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान रखना। CO2 को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, अपना रंग बदल के आता है। जैसे काली परी है ना, तो काली परी जानबूझ के सोनपरी बनकर आती है तुमको लूटने के लिए, कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, और तुम चले जाते हो, लेकिन फिर वो अपना रंग दिखाती है, फिर वो काली परी बन जाती है, ठीक है? तो इसीलिए CO2 भी अपना रंग बदल के आता है। तो 5 से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा में, ठीक है? आप ये बात ध्यान देंगे, तो 5 to 7% जो है हमारे पास, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा। अब देखो CO2 की ना बहुत ही अच्छी बात है कि वो H2 के साथ कंबाइन हो जाता है। H2 के साथ जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कार्बनिक एसिड। मैंने 10th क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताई थी रिया ये बात। CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 70%? याद होगा तो तुम्हें, उसका नाम B से स्टार्ट होता है। Bicarbonate. वेरी गुड। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे? देखो, CO2 H2O के साथ कंबाइन करके ये क्या बनाती है? H2CO3। H2CO3. और ये क्या करता है फिर? ये इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम चलता है। और यही अब जो H2CO3 बना है ना, ये फिर से इक्विलिब्रियम में आता है। ये H+ और ये HCO3- बना देता है। तो ये जो मेरे पास H2CO3 है, ये H+ और HCO3 बना देता है। तो देख रहे हो आप प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? क्या है? Bicarbonate. तो इसी फॉर्म में बताओ, उसने हमारा रंग बदल लिया नहीं बदल लिया? इस बाइकार्बोनेट को देख के कौन बोल देगा कि इसके अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छिपी बैठी? नहीं आया समझ? मान लो अगर कोई बोले कि मेरे को रिया से बात नहीं करनी, मुझे रिया को देखना ही नहीं है, लेकिन रिया ने क्या करा, रिया ने अपना रूप ही चेंज कर लिया, इसने अपने बालों को एकदम ऐसा कर लिया, ठीक है, कुछ मेकअप वेकअप लगा लिया, यहाँ पे कुछ अलग सा मास्क पहन लिया, वो जो पहनते हैं पार्टी के अंदर मास्क लगा के, ये कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो मास्क लगा के, और मतलब बहुत ही एकदम अपना रूप ही चेंज कर लिया। वो देखा प्रियंका चोपड़ा की एक दिखाई है, बाल उड़े उड़े से,
एकदम थोड़ी सी अजीब सी लग रही है वो। देखिए वाली पिक तुम लोगों ने? तुम लोग गाँव से तो नहीं आए हो? सर देखिए देखिए। बड़ी खतरनाक लग रही है तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो रिया ने भी सोचा हम भी ऐसे करते तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये रिया है। तो इसीलिए तो ये CO2 भी वैसे ही काम कर रहा है। तो CO2 पकड़ में ना आ जाए तो जानबूझ के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चे? और यहाँ पे एक एंजाइम भी काम करता है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करता है, ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस पूरे को मतलब कैटलाइज करता है और ये सब होता है हमारे पास। तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बाइकार्बोनेट कौन लेके जा रहा है? RBC। रिमेंबर, ऊपर तो प्लाज्मा लेके जा रहा था, ये RBC लेके जा रहा है, मतलब एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाकी का जो बच गया, ठीक है, बाकी का कितना बचा देखो, वो तो हमारे पास 57 या 70, तो बाकी का बचा हमारे पास अराउंड 23%। एनी गेसेस कि किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? देखो, हमारे पास ना जो CO2 होता है ना, तो ना ऐसे ना हेमोग्लोबिन का ना एक ना हमारे पास रेडिकल पार्ट आता है, मतलब जो ग्लोबिन पार्ट होता है ना, तो उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है। तो ना ये जो CO2 है ना, उसके अमाइन ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड आता है, इसका नाम होता है कार्बल अमाइन हेमोग्लोबिन। सारे बच्चे बोले कार्बल अमाइन हेमोग्लोबिन। तो हमने ये एवरेज निकाला था 23%, तो 20 से 25% जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? अरे बोलो। कार्बन अमाइल हीमोग्लोबिन। अमाइन पार्ट ऑफ ग्लोबिन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। यस सर। हेम के साथ तो वो ऑक्सीजन जुड़ता था, तो ग्लोबिन के साथ जब ये जुड़ जाता है पूरा, तो ये क्या कंपाउंड बनाता है? तो इट विल फॉर्म कार्बल अमाइन हेमोग्लोबिन। तो कार्बल अमाइन हेमोग्लोबिन बनाया है इसने। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो जब CO2 ने टिश्यूज में ये सब चीजें करी हैं कि कार्बोलामाइन हेमोग्लोबिन बना लिया, बाइकार्बोनेट बना लिया, ठीक है, और वो प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ठीक है, ये तो टिश्यूज में करवा लिया उसने, लेकिन अब जब वो एल्वलाई के पास आएगा, मकसद पूरा हो चुका है, अब वो एल्वलाई के पास आएगा, तो वो एल्वलाई के पास जब आएगा तो क्या वो यही रहेगा कार्बोलामाइन हेमोग्लोबिन? क्या वो बाइकार्बोनेट ही रहेगा? क्या हम सांस में बाइकार्बोनेट बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो भाई फिर इसका मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। तो इसका यस सर। मतलब क्या, अब वो इक्विलिब्रियम याद आया? यस सर। अब जब ये आगे की साइड जा रहा है, तो क्या ये पीछे भी आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता आ है। सकता है सर। यही बाइकार्बोनेट अब फिर से H+ के साथ जुड़ के H2CO3 बनाएगा, और ये यस। H2CO3 फिर से टूट के H2 और CO2 निकाल देगा। तो हम CO2 निकाल रहे हैं, H2O निकाल रहे हैं नोट से। एक बच्ची कह रही सर कभी कभी H2O भी निकाल देते हैं, वो अलग बात है, तुम्हारे बचपन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मोस्टली CO2 निकालते हैं, और हम वेपर्स भी निकालते हैं, वैसे नोट से गर्म गर्म होती है ना वो, तो उससे हम वेपर्स भी निकालते हैं। तो यस यू कैन से दैट। समझ में आ गया प्यारी बच्ची? यस सर। तो टिश्यूज हैं, तो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो अपना रंग बदलता है बाइकार्बोनेट, और जब वो एल्वलाई पे आता है तो फिर से उल्टा प्रोसेस करता है, SCO3 प्लस का H, H2CO3, और H2CO3 H2 और CO2 में टूट जाता है, और हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। रिया, आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो बताना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक तरह से, इफ यू नो इट? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ओके, कौन सी है वो 3 फॉर्म? कौन सी है वो 3 फॉर्म मैम? अरे
अच्छा चलो, तुम इनमें से किसी की हेल्प ले सकती हो, हर्षिता की या किसी की, बताओ किसकी हेल्प लेनी। सर प्लाज्मा, हम्म, बाइकार्बोनेट, और सर एक और याद नहीं है। लिखा तो है सामने। यस सर। ठीक है, कार्बालामाइन, हीमोग्लोबिन, याद रहेगा एवरीबॉडी। यस सर। अब देखो, अब ना वैसे तो हमारे पास ये तो था पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में, लेकिन अब आप जानते हैं कि कुछ ना हमें ना जितने भी हम ह्यूमन के चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम उनके डिजीज के बारे में ही पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एक डिजीज का नाम मैंने 10th में बताया था, उसका नाम था एम्फाइसीमा। याद है किसी को एम्फाइसीमा के बारे में? का नाम सुना है कभी किसी ने एम्फाइसीमा? यस सर। एम्फाइसीमा, जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग ज्यादा हुक्का वुक्का करते हैं, तो क्या होता है उससे उनके एल्वेलाई डैमेज हो जाते हैं। और ये जो डैमेज है ना, ये डैमेज परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, ये वापस फिर से रिकवर नहीं होगा। अगर ये एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, जो हुआ वो हो गया। पूरा डैमेज हो जाएगा तो बताओ, फिर जो गैसेस एक्सचेंज होंगी वो ज्यादा एक्सचेंज होंगी या कम एक्सचेंज होंगी? कम एक्सचेंज, और जब कम एक्सचेंज होंगी तो बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? कम मिलेगी। तो वो अच्छी बात है फिर या बुरी बात है? बहुत बुरी बात है बहुत। बुरी बात है। बुरी बात है। एक तो तुम ओल्ड हो गए हो, जो लोग जैसे कुछ लोग बुढ़े हो जाते हैं तो वो बुढ़े होके क्या फूकते हैं? बीड़ी। आज भी, आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे बुढ़े लोग सिगरेट, सिगरेट तो नहीं, बीड़ी, बीड़ी बहुत पीते हैं। देखा है कभी किसी ने बीड़ी पीते हुए लोगों को? देखोगे ना दादा दादी टाइप के लोग, बुरे बुरे हाँ सर। महागठबंधन करके बैठ जाते हैं और सबके सब बीड़ी पी रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं, ऑफ कोर्स कुछ लोगों का अच्छा लेवल भी होता है, लेकिन ज्यादातर उन लोगों का ट्रेंड ही है हमेशा से बीड़ी पीते रहना। और अंकल तो अंकल, दादी जी भी पीती हैं। देखा है किसी ने किसी को? मैंने तो देखा है भाई, दादी जी लोग जो देखा है होते हैं सर। वो भी वही बीड़ी पीते हैं। तो उनको कुछ मानना है, पता नहीं कि उनके पेट वेट की जो प्रॉब्लम होती है वो बीड़ी पीने से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, वो लोग मानते हैं ये सब चीजें। तो बट मुझे एक बात बताओ, अगर एक दिन में कोई 7-7, 10-10, 15-15, 20-20 अगर बीड़ी पी रहा है, हर 5 मिनट बाद पी रहा है, तो अगर मौत आनी होगी 80 में, तो मौत 80 में ही आएगी या फिर कब? पहले आ जाएगी, पहले। अच्छा, पहले आ जाएगी या बहुत पहले आ जाएगी? बहुत पहले। बहुत पहले। क्योंकि जब एक तो आपकी उम्र हो गई है, आपकी एज ऐसी हो गई है, और ऊपर से अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो ऑफ कोर्स निश्चिंत ही आपको कोई बचा नहीं सकता। और ऐसा होता है। मेरी नानी जी थी, तो मेरी नानी जी, आई गेस मैं जब यार 10th या 12th क्लास, नहीं 10th में था, तो 10th क्लास में वो बहुत ज्यादा ये सब करने लग गई थी मेरी नानी। ठीक है, मेरी नानी एक गाँव में रहती थी, अलीगढ़ के पास है वो, ठीक है, कसेरू गाँव। तो वहां पे तो वो ये सब करती थी, तो अब तो वो एक्सपायर कर गई इस चीज से। तो ठीक है, उनका अलग अलग मानना होता है, और उनको कोई बोला जाए तो वो कुछ सुनते नहीं है लोग। तो दैट इज द मेन रीजन कि ऑफ कोर्स लाइफ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और अल्टीमेटली ऑब्वियसली यू हैव टू डाई। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ओके, अब आते हैं, तो देखो अब ना हमारे पास ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं, और ये डिसऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ये दिखाएं एक बार। क्या आप लोग एक स्लाइड देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर? यस सर। यस सर। तो जैसा कि मैंने बताया एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा क्या है? आपके ब्रोंकाइल में दर्द होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होगा, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स। तो कोई ज्यादा सिगरेट स्मोक कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो उसको ये वाली डिजीज हो जाएगी एम्फाइसीमा। ठीक है, और इसमें जो एल्वेलाई होंगे वो परमानेंटली डैमेज होते हैं, जो कि इरिपेरेबल है, वो ठीक नहीं होते। ठीक है, गॉट इट? यस इसी सर। तरीके की डिजीज है अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है, जो रिस्पिरेट, एक ये बहुत ही एलर्जिक रिएक्शन है। अगर जैसे मान लो कि अगर कोरोना के टाइम में ऑलरेडी, अगर मान लो आपको अस्थमा हो रखा है, आपको एलर्जिक रिएक्शन है, आपका ये पूरा ऑलरेडी डैमेज है, बहुत ही सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, जरा सा ही एलर्जन लेने से आपको दिक्कत आती है सांस की, और अगर उस टाइम पे आपको कोरोना ने अटैक मार दिया, तो वो हो गया दोहरा अटैक, बच नहीं पाओगे। खत्म एकदम। तो जिसमें भी, जिसको भी अस्थमा था और अगर उसको कोरोना हो गया, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा आसपास,
इवन मेरा खुद का फ्रेंड था, ठीक है, मनीष था उसका नाम, और उसको अस्थमा था, और यस उसको कोरोना हुआ, और नाउ ही इज नो लॉन्गर विद अस। तो ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जिसको अस्थमा है तो वो बच नहीं पाया, ठीक है। तो न्यूज में भी अलर्ट था कि जिनको हाँ, रेस्पिरेटरी जिनको अस्थमा है, और डायबिटीज, डायबिटीज तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, उससे नहीं बच सकता कोई भी, मतलब अगर पहले से है तो फिर कोरोना से नहीं बच सकता। तो जिनको ये सब ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनको कोरोना हो गया तो फिर बेटा तुम गए, ठीक है। तो ये ऐसी वाली चीजें। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पेन, स्वेलिंग, दर्द, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होना, तो इन सबको इन्फ्लेमेशन में लिया जाता है। तो ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम होना, ठीक है, ब्रोंकाई जो होती है हमारे, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। निमोनिया आप लोग जानते हैं, जब आपके एल्वलाई में पानी भर जाता है, एक लिक्विड भर जाता है। मान लो तुम्हारे एल्वलाई में अगर एक लिक्विड भर गया तो क्या गैस एक्सचेंज अब हो पाएगा? नो सर, ये लेयर थी, इससे गैस बहुत एक्सचेंज कम होता है, होगा। लेकिन अब जब लिक्विड भर गया तो एक बैरियर आ गया ना बीच में। अब जब एक बैरियर आ गया तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, कम जाएगी? कम। बहुत कम। और इवन तुम्हें खांसी हो जाएगी गंदे वाली, क्योंकि तुम उस लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन वैसे आ नहीं पाएगा, बहुत ही गंदी वाली खांसी आएगी। कभी ऐसी खांसी देखी जो एकदम गूंजती है एकदम से बड़ी तेज, और वो बस खांसते रह जाओ कभी तेज। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से भी होता है, ठीक है, और ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है, ठीक है। निमोनिया बड़ी खतरनाक बीमारी है। ऐसी सुना होगा 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, शायद मैंने उसके लिए बोला था विनीत के लिए ऐसी मजाक में एक दिन। यस सर। तो ये ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हमारे टाइम पे जब मैं 8 साल का था या 8 या 9 साल का था, जब मेरे पापा के पास स्कूटर था, तो मैं पीछे बैठता था, तो मैं रास्ते में देखता, तो रास्ते में बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते थे, ठीक है। उस टाइम पे इनकी सरकार थी, मतलब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2000 की बात है। तुम लोग कब पैदा हुए हो? 2005। 5। ओ माय गॉड, तुम लोग 2005 के हो? ओके, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो वहां पे उस टाइम पे बहुत सारे बैनर लगे रहते थे कि 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, इसका इलाज करवाएं, ठीक है। तो हम सब इतने सारे बैनर देखते थे, तो मैं बहुत छोटा था, मैं पापा से पूछता था क्या है पापा, टीबी क्या होता है? तो पापा बताते बेटा जिसको खांसी हो जाती है तो वो टीबी होता है, लेकिन टीबी की फुल फॉर्म नहीं बताती, तो टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो बहुत कुछ खांसते रह जाओगे, इंटेंस कफिंग होती है बहुत गंदी वाली, तो इन्फेक्शन हो जाता है पूरा, और तुम्हारे इस ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर तुम्हारे यहाँ पे स्वेल कर जाए, तुम्हारे So, पेट और क्या है? क्या, So, वो ट्यूबरकुलोसिस में लिखा है ना, इन्फ्लेमेशन एंड प्लूरा ऑफ लंग्स। हमारे पास जो लंग्स की एक लेयर होती है, मैंने शायद तुम्हें बताया था, एक फ्लूइड फिल्ड होता है, यस सर, प्लूरा, प्लूरल। जो फ्रिक्शन से बचाता था, याद करो, मैंने बताया था हमारे पास लंग्स के बीच में एक ऐसी लेयर होती है ना जो तुमको फ्रिक्शन से बचाती है, ओके ओके सर। क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो लेकिन अगर वहीं पर ही तुम्हें पेन होने लग जाए, क्योंकि तुम्हारा वो सब पूरा पूरा इन्फेक्ट कर गया है, तो तुम्हें खांसी आएगी बहुत ज्यादा, और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक एक तरह से डैमेज टाइप से हो जाता है, काइंड ऑफ, पूरी तरीके से तो नहीं होता, क्योंकि टीबी बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन ठीक है, अगर टीबी हो जाता है तो बचते नहीं है फिर। अगर किसी को ऑलरेडी एचआईवी है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अगर एंटर कर गया है, ठीक है, और अगर उस टाइम पे किसी को टीबी हो जाए, बचता नहीं है फिर वो। तुम पूरी नेशनल के हेल्थ के रिपोर्ट देखोगे, इफ समवन इज हैविंग एचआईवी एंड इफ ही इज गेटिंग लाइक टीबी एंड अदर डिजीजेस, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको बचाना। डेली की वो है ही कुछ सर्वेज जो होते हैं, तो सर्वे के अंदर ऐसा है, अगर किसी को एचआईवी और किसी को टीबी हो गया, तो कम से कम ऐसे पूरे वर्ल्ड का डाटा देखते हैं तो 7 लाख लोग मरते हैं पूरे इस मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर। और अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ टीबी है तो वो सिर्फ 50,000 है, इस टाइप से ऐसा होता है। तो पूरे हेल्थ के आंकड़े देखे जाते हैं कि इस 2021 में क्या क्या हुआ, कितने लोग मरे, पिछले मुकाबले से ज्यादा है या पिछले मुकाबले से कम है, ज्यादा है तो हमें क्या एक्शन लेना है, कम है तो अब हम और क्या कर सकते हैं कि जिससे कम हो जाए। तो ये सब चीजें चेक होती हैं, सब कुछ ऐसा रैंडम नहीं चलता कि चलो भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, शायद तुमने सुना होगा WHO। तो WHO इन सब चीजों को ध्यान रखता है, यस सर। नाम के लिए ही नहीं है। WHO लोग मजाक उड़ाते हैं, WHO कुछ नहीं करता, बस पीछे नहीं आ जाते हैं कोरोना में, लेकिन सिर्फ वो कोरोना से डील नहीं करना, उनको बहुत चीजों से डील करना होता है, ठीक है।
डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया में क्या होता है, जो तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फेरिंग्स और लैरिंग्स की, यहाँ पे यू नो इट, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, फेरिंग्स की कॉमन ट्यूब, तो ये लार्ज हो जाती है, तो इसे डिप्थीरिया बोलते हैं। और ये किस बैक्टीरिया से होता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। याद रखने हैं नेम बैक्टीरिया के। इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है, वो भी एक काइंड ऑफ फ्लू जैसा होता है, ठीक है। और कॉमन कोल्ड तो आप लोग जानते ही हैं, कॉमन कोल्ड यू आर ऑलरेडी अवेयर विद इट, राइट, राइनो वायरस। यस सर। और अच्छा, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से हो रहा है, तो जो एड्स होता है, जो HIV होता है, वो भी राइनो वायरस है क्या? नहीं सर। तो वो क्या है? पर दोनों वायरस है, ये पक्का है। एड्स ना, हाँ हाँ, HIV। दोनों वायरस है। डिफरेंस क्या है? सो वो HIV वायरस से होता है, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV और एड्स दोनों सेम है, अलग अलग है? HIV वायरस का नाम है, एड्स डिजीज का नाम है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी की बॉडी में HIV एंटर कर गया तो उसको एड्स हो जाएगा से? हाँ। ओके। हर्षिता, तुम्हें क्या कहना है? क्या सही बोली? नो आइडिया। मैं अपनी दवाई ले रहा हूँ, ठीक है। रिया? तो सर आपने ऐसे सवाल मत पूछो। ओके ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में HIV एंटर करा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल तक उसे कुछ ना हो, 10 साल तक। और ऐसा भी हो सकता है कि उसे उसे 5 दिन के अंदर ही बहुत कुछ हो जाए। तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इज द कंडीशन when his or her immune system becomes very weak because of that virus, ठीक है। कोई एक, मान लो कोई भी लड़का है, उसको HIV एंटर कर गया, लेकिन वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाता है, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, उसकी बॉडी में WBC काउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही, सॉरी सॉरी सॉरी, उसकी बॉडी में WBC काउंट बहुत ही इन्फानाइट है, बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा है कि वो सारे वायरस को बीच में मारता रहता है, मारता रहता है, तो फाइट चल रही है कंटिन्यूअसली। तो क्या उसकी इम्यूनिटी वीक होगी? उसकी बॉडी में WBC की सेना बढ़ती जा रही है और फाइट चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फाइट चलती जा रही है, तो वो, तो उसको अफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि तुम भी तो फाइट करते हो ना, तुम्हारी बॉडी में भी इस टाइम भी वायरस जा रहे हैं, इस टाइम भी बैक्टीरिया जा रहा है, तो ये तो तुम्हारी बॉडी में चलते ही रहता है। तो अगर तुम्हारी बॉडी का ख्याल ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम्हें कभी भी ये हो पाएगा किसी की बॉडी को एड्स? लेकिन अगर किसी की बॉडी वीक है, अगर कोई ऐसी चीजें कर रहा है जिससे कि उसकी बॉडी वीक बनेगा, कोई डेली स्मोक कर रहा है, डेली ड्रिंक कर रहा है, डेली और भी हैबिट्स है उसकी बैड बैड, तो क्या फिर अगर वो उसकी बॉडी में HIV एंटर करा, तो क्या उसे फिर ये हो जाएगा? यस सर। फिर हो जाएगा, फिर नहीं रोक सकता कोई। तो इसका मतलब, इफ अ पर्सन इज HIV बट ही इज नॉट हैविंग एड्स, तो क्या ये बात सही है? यस सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब वो पर्सन बुढ़ा होगा, बुढ़े में तुम लोग जानते हो क्या चीज वीक हो जाती है? इम्यून सिस्टम। तो फिर उसे होगा नहीं होगा? हो फिर जाएगा। तो हो जाएगा, अगर फिर हो जाएगा तो फिर तो भाई गया हो। गॉट इट एवरीवन? तो ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें, ऑल दो, हाँ मैं ये बात क्यों बता रहा था, क्योंकि WHO ने ऑलरेडी ये सब चीजें बना ली हैं। मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक चीज बताई थी, इनहिबिटर, यस सर। जो एंजाइम के प्रोसेस को रोक देता है, उल्टा काम करवाता है। यस सर। तो ये जो HIV वायरस होते हैं, तो अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ये अपने नंबर बढ़ाता है। तो WHO ने इसको मारने की तो अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, HIV बड़ा खतरनाक बीमारी है, लेकिन उन्होंने ऐसी दवाई बना ली है, ऐसे इनहिबिटर बना लिए हैं कि जिससे ये HIV अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाता। तो अब अगर तुम वो मेडिसिन डेली ले रहे हो, डेली एक एक, मान लो जितनी भी मेडिसिन उन्होंने बनाई है, अगर तुम उन मेडिसिन की डोजेस अगर तुम डेली ले रहे हो, तो क्या फिर ये HIV अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएगा? नो। नहीं बढ़ा पाएगा। तो लेकिन क्या तुम्हारी बॉडी में HIV है अंदर ही अंदर? हाँ। हाँ है, लेकिन वो आगे प्रोसेस तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा।
तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? अनडिटेक्टेबल। अनडिटेक्टेबल का मतलब होता है यू हैव दैट वायरस बट दैट वायरस इज डूइंग नथिंग। व्हाई? बिकॉज यू पीपल आर टेकिंग द इनहिबिटर एज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो यू कैन स्पेंड द नॉर्मल लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या नहीं? Yes. है। ये तो एक बहुत बड़ा वरदान हो गया लोगों के लिए। हमारे टाइम पे लाइक व्हेन आई वाज अराउंड 7 और 8 ईयर ओल्ड, तो उसी बैनर पर लिखा रहता था, लाइक बहुत ही खतरनाक टाइप की गाइडलाइंस होती थी। एक बार मैंने पापा से पूछा, पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने मुझे बताया नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने। तो उसमें हिंदी में लिखा रहता था कि इससे बचा जा सकता है, सेफ्टी यूज करें, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते थे जो मैं भी नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई एम एट होम। बाकी जब तुम 12th में आओगे तो पहला चैप्टर इसी के बारे में पढ़ोगे, तो ठीक है। तो ये सब चीजें होती थी, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी उस टाइम तक। लेकिन हाल ही में ही कुछ ही साल पहले मैं ये अभी डिस्कवरी हुई है। तो अगर ऐसी मेडिसिन बनी है तो बताओ बहुत लोगों की लाइफ बची है या नहीं बची है? मरना सबको है ना एक दिन। जब मरना सबको एक दिन है, तो अगर किसी की लाइफ अगर 20 साल से 40 साल हो रही है, 40 साल से 50 साल हो रही है, तो यही तो चाहिए उन्हें। किसी को अमर थोड़ी होना है, अमर तो कोई वैसे भी नहीं है। तो बताओ साइंस के अंदर ये अपने आप में एक अच्छी बात है या नहीं? Yes. तुम लोगों सर को है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आ रहा है। रिया, तुम हो यहाँ पे? सर आ रहा है समझ। ओके। तो जो ये HIV होता है, ये होता है रेट्रो वायरस, और जो ये कॉमन कोल्ड वाला होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस खतरनाक नहीं होता, इसको हमारी बॉडी खुद ही मार देती है एंटीबॉडी बना के। लेकिन उस रेट्रो वायरस के लिए एंटीबॉडी नहीं बना पाती, एंटीबॉडी उसको मार ही नहीं पाती। भाई ना खतरनाक। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। ऐसी ना हमारे पास देखो, ये तीसरा वाला देखो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे मान लो कुछ तुमने औरतों को देखा होगा ना, कुछ औरतें लैंटर डालती हैं, ए तसला लाओ ऐसा करके मशीन में सीमेंट, बदरपुर रोड, इस तरीके से एक बार RCC बनता है, तो धूल मिट्टी उड़ती है वहां पे बहुत ज्यादा सीमेंट की। यस सर। Yes. तो जो धूल मिट्टी उड़ती है तो वो उनके अंदर भी जाएगी बॉडी में। Yes sir. जब जाएगी तो उनके लंग्स के अंदर भी कुछ कुछ अमाउंट में सीमेंट जाएगा। Yes. और सीमेंट कितनी खतरनाक चीज है, शायद तुम भी जानते हो। सीमेंट को तुम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, वो एकदम, ये जो तुम्हारी ये बनी है छत, ये छत सीमेंट की बनी है या फिर ऐसी बस? Cement. तो अगर तुम इस पर कूदोगे तो क्या ये टूट जाता है? No sir. नहीं। अब वही लेयर अगर तुम्हारी एल्वेलाई की लेयर में ऐसे अटैच हो जाए तो क्या वो एकदम फिक्स नहीं बना देगा उसको? एकदम Fix फिक्स हो हो जाएगा जाएगा। sir. लिविंग टिश्यूज को तुमने एक तरह से पत्थर बना दिया। अब अगर तुम्हारी Yes. बॉडी का अंदर पार्ट पत्थर हो जाए तो क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज एकदम रुक जाएगा। खत्म, गया, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है। तो ये अब ये डिजीज उनको नेचुरली हुई है, उनका काम ही ऐसा था कि जिससे वो डिजीज हो गई, काम की वजह से. इसलिए इनको क्या नाम दिया है? ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो बताओ ये लोग हाई रिस्क वाले काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? Yes sir. और इनकी सैलरी भी कम है, बताओ Yes. कितनी बुरी बात है। वो इनकी सैलरी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ वर्कर्स की, मतलब हेल्थ वर्कर्स क्या, अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कुछ लोग नाले में उतर जाते हैं, देखा है कभी किसी ने? सर मैं यही बोलने वाली थी। हाँ, काफी नालों में कभी कभी मतलब मेरे पास जो मिथाइल होता है, जो मीथेन होता है, कभी उससे लोग मर जाते हैं। तो ये, और उनकी सैलरी कितनी होती है? 8,000, उससे भी कम शायद। तो ये है विटामिन है, इसलिए कहते हैं पढ़ लो, पता लगे लेंटर डाल लो आगे जाके। ये यहाँ पे अमरपाली ग्रुप में, ठीक है रिया? Yes. ओके। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है। तो कैसा था ये वाला चैप्टर? इजी था वैसे तो, Easy था. Yes sir. मजेदार भी था। Yes sir. ये समझ पा रहे हो क्या? मैंने ये चीज समझाई है अभी या नहीं समझाई है? समझाइए सर. परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना वो चलता है।
अगर CO2 हाई है, PCO2 लो है, तो CO2 का बाइंडिंग होगा, ये O2 ज्यादा चाहिए तो ये CO2 हमारे पास डिसोशिएट करता है एल्वलाई से। 100 ml जो डीऑक्सिजेनेट ब्लड है उसके अंदर कितना होता है CO2? 4 ml। 4 ml। तो अगर तुम्हारे पास डीऑक्सिजेनेट ब्लड है तो उसके अंदर 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एल्वलाई के पास। तो ये कुछ कंटेंट था और ये बात तुम्हें पहले से पता है, प्लाज्मा के थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू और बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये भी बताया था 3% प्लाज्मा में और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन 97%। ये सब कुछ फैक्टर्स थे, याद आया? यस सर। आपको ध्यान रखना। देखो पीएच हाई का मतलब है H+ का कम होना, पीएच हाई का मतलब है H+ का कम होना, दूसरी लैंग्वेज के तरीके से बताया इन्होंने। PCO2 और टेम्परेचर भी लो होना, तो हम क्यों ऐसे याद करें, सिंपल याद रखो, O2 ज्यादा होनी चाहिए, बाकी सब कम होना चाहिए, ठीक है बच्चे। रिया, हर्षिता, गॉट इट? तो ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे थी। तो अभी ये चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब तक हम क्या नहीं कर लेते, जब तक हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं कर लेते, जब तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मारेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कल होगी तो उसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, आप तैयार होकर आइएगा। जब तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मैं इस चैप्टर को नहीं मान सकता कि वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, गॉट सर इट? बायो की रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दो। अपडेट तो है, सर नहीं है कुछ चैप्टर्स की। मैं तो नहीं है डाल देती यार। सर, रिकॉर्डिंग दादी तो है ही नहीं बायो की। क्या रिकॉर्डिंग ही नहीं है बायो की? तो सब कुछ तो सब कुछ अवेलेबल है। तो नहीं है सर नहीं है अपडेटेड। तो मुझे बताना कौन सा वाला अपडेट नहीं है, फिर मैं कर दूंगा। सब कुछ तो किया था मैंने यार। चलो ठीक है, आज आपको याद दिलाना, ठीक है, या आप याद दिलाना क्लास के बाद, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।